हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा 9वीं के इस वीडियो में मैं टीचर स्नेहल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाठ 5वां अतीत के पत्र, जिसके लेखक हैं विनोबा और गांधी जी। पाठ के शीर्षक से ही आपको पता चल गया होगा कि इस पाठ में पत्र दिया गया है। अतीत यानी बीता हुआ समय। बीते हुए समय में एक पत्र विनोबा जी ने गांधी जी को लिखा है और दूसरा पत्र गांधी जी ने विनोबा जी को लिखा है। इन दो पत्रों के माध्यम से हमें उनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी पता चलती है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 5वां अतीत के पत्र। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं लेखक परिचय। जैसे कि पहले हमने देखा कि इस पाठ में आपके सामने दो पत्र आए हुए हैं, अर्थात इस पाठ के दो लेखक हैं विनोबा जी और गांधी जी। इनका पहले परिचय देखते हैं। विनोबा भावे जी, जिनका पूरा नाम था विनायक नरहरि भावे, और दूसरे हमारे लेखक हैं महात्मा गांधी जी। तो चलिए सबसे पहले विनोबा भावे जी का परिचय देखते हैं। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 में हुआ और मृत्यु 15 नवंबर 1982 में हुई। विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। बच्चों, विनोबा भावे जी ने गांधी जी को अपना गुरु मान लिया था और इसीलिए गांधी जी के विचारों पर, उनके आदर्शों पर भावे जी यानी विनायक भावे जी चला करते थे। उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य थे। उनकी प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार हैं। उन्होंने गीताई नामक एक पुस्तक लिखा है। गीताई मतलब भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद। भगवत गीता जो संस्कृत में लिखी गई है, वह भगवत गीता उन्होंने मराठी में उसका अनुवाद किया और जिसका नाम है गीताई। गीता पर वार्ता यानी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं भगवत गीता पर। शिक्षा पर विचार यानी शिक्षा यानी एजुकेशन पर भी उन्होंने अपने विचार विविध पुस्तकों में दिए हुए हैं। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं महात्मा गांधी जी का परिचय। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। सब लोग ये बात अच्छी तरह से जानते ही हैं। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। गांधी जी के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों को है ही। उनकी प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये उनकी आत्मकथा प्रसिद्ध है। हिंद स्वराज्य का इंडियन होम रूल, इनके अतिरिक्त लगभग हर दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। यानी गांधी जी ने दो पुस्तकें जो गांधी जी की बहुत प्रसिद्ध है वो यहाँ पर दी गई हैं और उसके अतिरिक्त बहुत सारे समाचार पत्रों में उन्होंने लेखन किया है। आइए अब देखते हैं गद्य संबंधी जानकारी। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा का व्रत, परिश्रम यानी मेहनत, अनुशासन यानी डिसिप्लिन,
एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। यानी इस पहले पत्र में विनोबा भावे जी ने गांधी जी के प्रति अपना आदर सम्मान स्पष्ट किया है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास और पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि भावे जी ने गांधी जी को अपना गुरु मान लिया था, तो गांधी जी ने भी इसी विश्वास से अपना पितृवत प्रेम उन्हें दिखाया था, उन्हें दिया था। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार इस पाठ में 2 पत्र हैं और दोनों की पढ़ाई, यानी दोनों पत्रों में उनके दोनों के क्या विचार स्पष्ट किए गए हैं, ये हम अभी देखने वाले हैं। बच्चों, पाठ के लिए शुरुआत करते हैं। पहला पत्र जैसे ही हमने देखा कि विनोबा भावे जी ने गांधी जी को लिखा है। शुरू में ही वो लिखते हैं, परम पूज्य बापूजी, 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। आश्रम यानी साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में है। महात्मा गांधी जी ने इस आश्रम की स्थापना की थी और विनोबा भावे जी आश्रम में रह चुके थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अस्वास्थ्य यानी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और इसीलिए उनको 1 साल इस आश्रम से दूर रहना पड़ा। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वहीं रहकर आश्रम लौट जाऊंगा। ऐसा उन्होंने डिसाइड किया था, तय किया था कि 2-3 मास यानी महीने, 2-3 महीने वाई रहकर आश्रम लौट जाऊंगा। वाई ये सातारा डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है। विनोबा जी वहां पर गए हुए थे जब उनकी प्रकृति बिगड़ गई थी और फिर उन्होंने ये सोचा था कि 2-3 महीने में वाई रहूंगा और फिर आश्रम लौट आऊंगा। लेकिन हुआ क्या, पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि साबरमती आश्रम में मैं 2-3 महीने में लौट आऊंगा। लेकिन 1 साल बीत जाने पर भी उन्होंने साबरमती आश्रम में प्रस्थान नहीं किया था। वैसे मामा यानी फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। बच्चों, आपको मामा फड़के की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। मामा फड़के आश्रम में रहने वाले एक सदस्य थे और विनोबा भावे जी को, यानी विनायक नरहरि भावे जी को विनोबा ये नाम भी मामा फड़के ने ही दिया हुआ था। तो मामा फड़के ने उनको 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। बच्चों, यहाँ पर विनोबा भावे जी का आश्रम के प्रति प्यार दिखाई देता है। आश्रम में उनको लौट आना था 2-3 महीने में, लेकिन 1 साल बीत जाने पर भी उन्होंने आश्रम में कदम नहीं रखा और वहां पर रहने वाले मामा फड़के जी को विनोबा भावे जी ने 1-2 पत्र भी लिखे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको आश्रम से 1 साल तक उनसे आश्रम से दूर उनको रहना पड़ा। तो आइए ये जानकारी लेते हैं आगे। बच्चों, विनोबा जी ने आगे पत्र में लिखा है, जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था।
ब्रह्मचर्य व्रत यानी आजन्म अविवाहित रहकर विद्या प्राप्त करना, यानी शिक्षा प्राप्त करना, अपने इंद्रियों पर काबू रखना। तो उन्होंने जब 10 वर्ष के वे थे तभी उन्होंने यह सोचा था कि मैं इस व्रत का पालन करूंगा और देश सेवा करूंगा। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। भागवत गीता यानी भगवत गीता। उस समय जब हाई स्कूल में थे तभी उनको भगवत गीता का अध्ययन यानी भगवत गीता की पढ़ाई करने का शौक लगा। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था और तभी से मैंने घर पर खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। यानी जब पिताजी का आग्रह हुआ कि दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच यानी फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच भाषा लेने का सुझाव पिताजी ने दिया था, लेकिन फिर भी विनोबा भावे जी को भगवत गीता के ऊपर बहुत प्रेम था, तो उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई खुद ब खुद यानी अपने आप घर पर ही उन्होंने शुरू कर दी थी। आगे विनोबा जी लिखते हैं, मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। यानी आश्रम में पहुंच जाने पर उन्होंने वेदांत यानी वेदों की पढ़ाई की। आपको मालूम ही है वेद कितने हैं? 4 वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें एक अनमोल ठेवा या अनमोल चीज हमारे सामने हमें दी है। तो उन वेदों की पढ़ाई उन्होंने आश्रम में जब दाखिल हुए तब उन्होंने करनी शुरू की। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। यानी जब वो सातारा में रहते थे ना, तब सातारा में उनकी मुलाकात नारायण शास्त्री मराठे नामक एक व्यक्ति से हुई जो ब्रह्मचारी थे, यानी उन्होंने विवाह नहीं किया था। तो वे बच्चों को वेदांत सिखाते थे और दूसरे शास्त्र भी सिखाते थे। तो उनके पास विनोबा जी ने वेदों की पढ़ाई की थी। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। और उपनिषद यानी भारतीय संस्कृति में श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये उपनिषद मुख्य 9 है और ये वेदों से जुड़े हुए हैं। तो इन धर्म ग्रंथ की भी पढ़ाई उन्होंने वहां पर की थी। लोभ हुआ यानी उनको लालच हुआ, मोह हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूं। तो बच्चों, उन्होंने पहले बताया था कि आश्रम से अलग वे 1 साल तक रहे। तो क्यों रहे, इसका उत्तर यहाँ पर उन्होंने दिया है कि वाई में यानी सातारा में वे नारायण शास्त्री मराठे नामक जो विद्वान रहते थे, उनके पास वो वेदों की और उपनिषदों की पढ़ाई करने के लिए रुके और उनका मोह उनको लगा था और इसीलिए आश्रम से 1 साल तक वे दूर रहे। आगे वो लिखते हैं, जिस लोभ के खातिर इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। यानी 1 साल तक वे आश्रम से दूर क्यों रहे और उन्होंने 1 साल में कौन कौन सा काम किया, क्या क्या किया, ये उन्होंने नीचे दिया गया है। देखिए तो स्वास्थ्य सुधार के निमित्त, स्वास्थ्य सुधार यानी अपनी हेल्थ, अपनी तबीयत को सुधारने के लिए पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया, पैदल घूमना शुरू किया था। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना शुरू किया। बच्चों, नीचे एक चित्र दिया गया है सेर का। सेर उस
जमाने का एक माप है, वजन का माप। ये माप यानी लगभग 1 किलोग्राम के आसपास इसका वजन होता है। तो उसका चित्र आपको दिया गया है। तो उन्होंने क्या किया कि रोज वो 6 से 8 सेर अनाज पीसते थे। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। और इसी बीच 300 सूर्य नमस्कार लगाते थे रोज और घूमते थे। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। बच्चों, शुरू में उन्होंने कहा था कि प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण वे आश्रम से दूर रहे, यानी तबीयत उनकी बिगड़ गई थी, इसलिए वो आश्रम से दूर रहे। लेकिन उस बीच उन्होंने अपनी प्रकृति यानी तबीयत सुधारने के लिए क्या क्या किया, तो 10-12 मील घूमना शुरू किया। 6 से 8 सेर यानी लगभग 6 से 8 किलो अनाज वो पीसा करते थे रोज। सूर्य नमस्कार किया करते थे और घूमते थे। तो इससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। बच्चों, विनोबा जी की जब प्रकृति ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तब उन्होंने कौन सा आहार लिया, इसके विषय में उन्होंने आगे दिया है। देखिए तो आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। यानी नमक से पदार्थों में वो नमक डाला करते थे, लेकिन बाद में नमक उन्होंने छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। कितना महान त्याग किया था देखो उन्होंने। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। यानी उन्होंने मसाले और नमक बिना भोजन करना शुरू किया था और फिर वो दूध लिया करते थे। लेकिन बहुत प्रयोग करने के बाद यानी उन्होंने अपने प्रकृति पर दूध का क्या असर होता है ये जानने की कोशिश की, तो उनको ये समझ में आया कि दूध के बिना बराबर चल नहीं सकता। यानी दूध तो एक आवश्यक चीज है हमारे शरीर के लिए, लेकिन फिर भी अगर उनकी मन में इच्छा हुई तो वो छोड़ देने की, यानी दूध छोड़ देने की भी उनकी इच्छा थी। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत कम हुई। यानी विनोबा जी की ताकत इससे कम हुई कि सिर्फ 1 महीना भर उन्होंने केले, दूध और नींबू पर ही बिताया था। बच्चों, इस बीच उन्होंने कौन कौन से कार्य, सामाजिक कार्य किए, ये हम देखते हैं। देखिए तो पहला कार्य है उनका गीता का वर्ग चलाया, यानी भगवत गीता का वर्ग चलाया। भगवत गीता लोगों को सिखाई। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना परिश्रमिक के। परिश्रमिक यानी मेहनताना, यानी कोई भी रुपए पैसे ना लेकर उन्होंने 6 विद्यार्थियों को भगवत गीता सिखाई। उन भगवत गीता का पूरा अर्थ उनको बच्चों को सिखाया। दूसरा कार्य है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी यानी संत ज्ञानेश्वर रचित एक महान काव्य है जिसके बारे में आपको मालूम है। यह ज्ञानेश्वरी के 6 अध्याय यानी विभाग। इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे, यानी 4 विद्यार्थियों को उन्होंने ज्ञानेश्वरी सिखाई। ज्ञानेश्वरी के 6 अध्यायों की पढ़ाई करवाई। उपनिषद 9, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे, यानी उपनिषद जो बच्चे पढ़ना चाहते थे ऐसे 2 बच्चों को उन्होंने उपनिषद की पढ़ाई सिखाई। चौथा कार्य है हिंदी प्रचार। वे लिखते हैं, मैं स्वयं हिंदी अच्छी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने और पढ़ाने का क्रम रखा। यानी उनकी स्वयं की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हिंदी प्रचार यानी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने का काम उन्होंने किया था। और 5वां उनका कार्य है अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। अंग्रेजी भाषा 2 विद्यार्थियों को सिखाने का काम उन्होंने किया।
उनका छठा कार्य है यात्रा लगभग 400 मील पैदल। राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। यानी उन्होंने लगभग 400 मील पैदल यात्रा की और इस बीच हमारे शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में जो किले बनाए उनमें से राजगढ़, सिंहगढ़ और तोरणगढ़ ये किले उन्होंने पैदल चलकर देख लिए। बच्चों, इससे उनको इतिहास के प्रति कितना लगाव है ये बात भी हमें समझ में आती है। उनका सातवां कार्य है प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। यानी भगवत गीता पर प्रवचन यानी अपने विचार वो प्रस्तुत किया करते थे। प्रवास करते समय यानी यात्रा करते समय भी ये काम उनका जारी ही था। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए, यानी यात्रा करते करते उन्होंने भगवत गीता का भी प्रसार किया था। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊंगा और वहां से रेल से आश्रम पहुंचूंगा। यानी सातारा से प्रवास करते करते वे पहले मुंबई आएंगे और फिर मुंबई से गुजरात में आश्रम में चले जाएंगे, वो भी रेलवे से। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। यानी इस प्रवास में, इस यात्रा में एक 25 वर्ष का विद्यार्थी भी उनके साथ था और वो गीता सीखने के लिए उत्सुक था। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंचूंगा। उन्होंने पत्र में गांधी जी को लिखा कि चैत्र शुक्ल 1, चैत्र महीना आप जानते ही हैं हिंदू धर्म का पहला महीना है। हिंदू धर्म कैलेंडर के अनुसार चैत्र ये पहला महीना होता है। शुक्ल पक्ष यानी पहली, शुक्ल पक्ष की पहली तारीख, शुक्ल 1। आप जानते हैं कि कैलेंडर में हमें 2 पक्ष दिखाई देते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। हर एक पक्ष 15-15 दिन का होता है। तो शुक्ल पक्ष की 1 तारीख को वो आश्रम पहुंच रहे हैं, ऐसा उन्होंने गांधी जी को पत्र में लिखा था। 8वां कार्य, वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। यानी सातारा में, सातारा के वाई शहर में उन्होंने विद्यार्थी मंडल इस नाम की एक संस्था स्थापन की। उसमें एक वाचनालय खोला, वाचनालय यानी लाइब्रेरी, और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। यानी उनको लाइब्रेरी उन्होंने शुरू तो की थी, लेकिन लाइब्रेरी में पुस्तकों की कमी थी, तो पुस्तकें लाने के लिए उन्होंने चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते, उनका काम हम 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से करते थे और ये पैसे वाचनालय को दे देते। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। यह वर्ग कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। यानी बच्चों 15 विद्यार्थी, विनोबा जी सहित 15 विद्यार्थी वहां पर चक्की पिसने का काम किया करते थे और जो भी अपना अनाज वहां पर पिसवाने ले आते थे, 1 पैसे में 2 सेर यानी 1 सेर यानी लगभग 1 किलोग्राम के आसपास। तो ऐसे 2 किलोग्राम अनाज वो 1 पैसे में पिसवा कर दे देते थे और फिर जो पैसे इकट्ठे हुए, इन पैसों से उन्होंने 400 पुस्तकें वहां पर इकट्ठी की, यानी 400 पुस्तकें खरीद ली थी और यह वर्ग 2 मास 2 महीने तक चला। उनका 9वां कार्य था सत्याग्रहाश्रम के तत्वों का प्रचार करने का। मैंने काफी प्रयत्न किया। यानी साबरमती आश्रम में वो रहा करते थे, तो सत्य पर चलने का आग्रह वो सबसे किया करते थे, सत्य बोलना, और इस तत्व का प्रचार उन्होंने
बहुत अच्छी तरह से किया था। 10वां कार्य है बड़ौदा में 10-15 मित्र है, इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। बड़ौदा ये गुजरात का ही एक शहर है। 10-15 उनके मित्र वहां पर उनको मिल गए, उनको लोक सेवा यानी समाज कार्य करने की इच्छा थी। इस कारण वहां 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। इस संस्था के वार्षिकोत्सव में गया था। वार्षिकोत्सव यानी साल में एक बार जो उत्सव मनाया जाता है। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा। उसमें मैंने वहां हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है, उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। यानी गांधी जी ने हिंदी प्रचार, हिंदी भाषा का प्रचार करने का काम सौंपा था और बड़ौदा की ये जो संस्था जो विनोबा भावे जी ने तैयार की थी, उस संस्था में जो उनके 10-15 मित्र थे, ये मित्र हिंदी भाषा का प्रचार करने के लिए तैयार थे, तैयार रहेंगे, ऐसा उन्होंने, विनोबा जी ने गांधी जी को पत्र में लिखा था। बच्चों, इस वीडियो में हम यहाँ तक रुकते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि विनोबा भावे जी ने साबरमती आश्रम से दूर रहकर 1 साल तक क्या क्या किया, ये उन्होंने पत्र के माध्यम से गांधी जी को बताने की कोशिश की है। फिर जब वे आश्रम पहुंचे, तब आश्रम के निवासी के तौर पर उनका आचरण, उनका व्यवहार कैसा रहा, ये हम हमारे दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।